हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और इस जस्ट पहले के लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, ठीक है। और मैंने आपको बहुत कुछ नगर नियोजन के बारे में समझा दिया था। वह हमारा जो था वो नगर नियोजन का भाग 1 था, ठीक है। और यह जो है वो नगर नियोजन का भाग 2 है, ठीक है। क्योंकि इस भाग में हम जो भी नगर नियोजन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा भाग रह गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और करते हैं वीडियो अपनी स्टार्ट। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के अंतर्गत हम सबसे पहली इमारत को पढ़ने वाले हैं, वो है स्नानागार, जिसे हम कहते हैं बृहद स्नानागार, ठीक है। यह जो है यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि इमारत है, और इससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस कारण से इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। जो बृहद स्नानागार है वो आपको मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है? मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ है। और यह जो स्नानागार है यह हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन है, ठीक है। यदि हम वो इसकी बात करें स्नानागार की, तो हमारे एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है क्या? डीपी अग्रवाल। क्या नाम है? डीपी अग्रवाल, ठीक है। इन्होंने इस महान स्नानागार को महाजल कुंड कहा है। क्या कहा है? महाजल कुंड कहा है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल, ठीक है। इन्होंने इस स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। क्या कहा है? आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मतलब इन्होंने कहा कि यह एक अद्भुत रचना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यह जो स्नानागार है वो आपका 11.88 मीटर, मतलब 11.88 मीटर लंबा है, ठीक है। और लगभग 7 मीटर चौड़ा है। कितना है? 7 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यह जो स्नानागार है यह 2.43 मीटर आपका गहरा है, ठीक है। गहरा है, ठीक है। अर्नेस्ट एक इसके बाद हमारे एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मेकी। क्या नाम है? अर्नेस्ट मैके साहब। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने इस स्नानागार को मतलब देवालय कहा है, ठीक है। क्या कहा है? देवालय, यानी पुरोहितों का निवास स्थान। पुरोहितों का निवास स्थान, ठीक है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? तो चूंकि इस जो स्नानागार है इसके चारों ओर अग्नि वेदिकाएं बनी हुई थी, ठीक है। और उनके पीछे कमरे बने हुए थे। तो इन्होंने माना है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग होंगे या जो मतलब मुख्य पुरोहित होंगे वो इन कमरों में निवास करते होंगे, ठीक है। और इन्हीं अग्नि वेदिकाओं में यज्ञ करते होंगे, ठीक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं, मतलब जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक जल क्रीड़ा का क्षेत्र था। क्या था? जल क्रीड़ा क्षेत्र। जल क्रीड़ा क्षेत्र था। और इन्होंने माना है कि जो कमरे थे ये मतलब चेंजिंग रूम होंगे। क्या होंगे? चेंजिंग रूम होंगे। कि यदि आप मतलब जल क्रीड़ा करना चाहते हैं तो इन कमरों में जाकर अपने कपड़े चेंज कीजिए, ठीक है। और इस मतलब स्नानागार में जल क्रीड़ा कीजिए, ठीक है। और ये जो कमरे थे जो इस स्नानागार के मतलब चारों ओर बने हुए थे, यह
2 मंजिला थी, मतलब यह 2 मंजिला थी, ठीक है, 2 मंजिला थे, ठीक है। अगर हम स्नानागार के फर्श की बात करें तो स्नानागार का जो फर्श था इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? पक्की ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इन ईंटों को डामर तथा जिप्सम से जोड़ा गया था। किससे? डामर तथा जिप्सम। लेकिन अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि यह एक मतलब धार्मिक स्थल होगा, ठीक है। जब भी सिंधु सभ्यता में या मोहनजोदड़ो नगर में जब कोई विशिष्ट धार्मिक पूजा होती होगी तो ये लोग यहाँ पर आकर स्नान करते होंगे, ठीक है, और यहाँ पर पूजा करते होंगे, ठीक है। तो यदि हम स्नानागार की बात करें तो देखिए इसकी जो लंबाई थी वह थी 11.88 मीटर, ठीक है। चौड़ाई जो थी वो थी लगभग 7 मीटर और इसकी जो गहराई थी वो थी 2.43 मीटर, ठीक है। तो यह हो गया हमारा स्नानागार। इसके बाद एक हमें अन्नागार प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अन्नागार यह इसका निर्माण किस लिए किया हो गया? तो देखिए अन्नागार जो था इसका निर्माण मतलब हम कह सकते हैं कि कर के रूप में लिया जाने वाले अनाज को रखने के लिए किया गया होगा, ठीक है, कर के रूप में। देखिए अगर हम मतलब कर के रूप में लिया जाने वाला अनाज इसमें रखते होंगे, ठीक है, अनाज रखते होंगे, ठीक है। इसी के समकालीन अगर हम सुमेरियन सभ्यता की बात करें, किस सभ्यता की बात करें? सुमेरियन सभ्यता की। तो सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे, सुमेरियन सभ्यता के लोग, ठीक है, ये जो लोग थे यह अनाज को मंदिरों में रखते थे। कहां पर? अनाज जो था वो मंदिरों में ये लोग रखते थे। कहां पर रखते थे? मंदिरों में, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यह जो अन्नागार है यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्या है? सबसे बड़ी इमारत है यह। सबसे ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कहीं भी कोई भी फैक्चुअल रूप में पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो सबसे बड़ी इमारत है ये अन्नागार, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें तो जो अन्नागार है आपका वो 45.72 मीटर लंबा है। कितना है? 45.72 मीटर यह लंबा है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो 15 से मतलब 15.23 मीटर तक यह चौड़ा है, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें तो यह 15.23 मीटर तक चौड़ा है, ठीक है। और यदि हम एक और महत्वपूर्ण बात करें तो देखिए हड़प्पा नगर से, यहां पर मैं लिख देता हूं, हड़प्पा जो आपका नगर है, हड़प्पा नगर से 6 खंडों के 12 दुर्ग प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? 6 खंडों के 12 दुर्ग प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और संभवतः इन दुर्गों में भी अनाज रखा जाता होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं तो देखिए अब हम अगली इमारत पढ़ते हैं, वो है सार्वजनिक भवन, ठीक है। सार्वजनिक जो भवन है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और यह जो सार्वजनिक भवन है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और यह एक विशाल भवन है जो कि 20 खंभों पर टिका हुआ है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि 20 खंभों पर बना हुआ है, ठीक है। कुछ इतिहासकार यदि हम बात करें, जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक सभागार होगा। क्या होगा? मतलब यह एक
सभागार होगा, जिसमें जो सभाएं हैं वो बड़ी-बड़ी सभाएं हैं वो संचालित होती होंगी, ठीक है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक बाजार होगा, ठीक है, बाजार होगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास जो है वो दुकानें मिली हैं, ठीक है, क्या मिली हैं? दुकानें मिली हैं और आपका भोजनालय मिला है, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक बहुत ही बड़ा सभागार होगा और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक बाजार होगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें, अब हम देख लेते हैं कि मजदूर और श्रमिकों के मकान। देखिए, जो यहाँ के उच्च वर्ग के लोग थे, उनके मकान तो बहुत ही बड़े होते थे, ठीक है, और बहुत ही अच्छे होते थे। लेकिन हम देख लेते हैं कि श्रमिक और दास या मजदूर वर्ग के मकान, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो देखिए, जो हड़प्पा नगर है, ठीक है, क्या है? हड़प्पा नगर है, यहाँ से 15-15 मकान प्राप्त हुए हैं। कितने? 15-15 मकान। और इन मकानों में 1 या 2 कमरे हैं, ठीक है। कितने हैं? 1 या 2 कमरे हैं, ठीक है। और यहाँ से एक हम कह सकते हैं कि भट्टी प्राप्त हुई है, ठीक है। भट्टी प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग ये लोग धातु गलाने के लिए करते थे, ठीक है। क्या? धातु को गलाने के लिए। तो इससे हमने अनुमान लगा लिया कि यह जो मकान होंगे वो संभवतः दास, श्रमिक या मजदूर के होंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो नगर से भी कुछ मजदूर और दास और श्रमिकों के मकान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से लगभग 16-16 मकान प्राप्त हुए हैं। कितने? 16-16 मकान। और ये जो मकान है, इनमें खाली 1 कमरा ही मिला है। कितना? 1 कमरा ही मिला है, ठीक है। तो इस कारण से हमने अनुमान लगाया कि यह जो मकान थे वो मजदूरों के होंगे, ठीक है। जी, यह था आज का हमारा वीडियो। अब हमारी जो नगर नियोजन की व्यवस्था है वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये लोग किस प्रकार का सामाजिक जीवन जीते थे, ठीक है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और यदि आपकी कोई समस्या भी है तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, सभी में शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विथ गणेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो के टेलीग्राम वो नोट्स चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जिससे आपको जो नोट्स हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स जो हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो अंत में जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू कीजिए और स्टडी विद गणेश के साथ पढ़ते चलिए।